हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन, इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नए चैप्टर्स का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आपको मेरे चैनल पे और भी दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी, सो प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट। ओके, चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहला है कि तांबा ब्लैंक्स खनिज है, तो ये धात्विक खनिज है। ठीक है, कोयला जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। थर्ड, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, फोर्थ नंबर, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें सही आंसर को चूज करना है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में अलोह धातु है। अलोह मतलब कि जिसमें लोह की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो सोना, लोह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, ये अलोह धातु है, इसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये जो लोह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, ये सब लोह धातु है। ठीक है ना। सेकंड हमारा है कि झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झरिया कहाँ है, तो ये धनबाद में है। ठीक है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। थर्ड क्वेश्चन है कि झारखंड का जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम के लिए। ठीक है, यूरेनियम के लिए जादू घोड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन आंसर है, चलिए हम लोग अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जीवाश्म ईंधन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे एवं जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहे ताप एवं दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो यही है हमारा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत बताना है हमें, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं बायोगैस हो जाएंगे इसके आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिले के नाम बताएं, तो ये हो जाएगा आपका गुमला और लातेहार, यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है और ये झारखंड के जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूरोप के कोयला उत्पादक 2 क्षेत्रों का नाम लिखें। ठीक है, यानी कि यूरोप में ऐसा कौन सा 2 जगह है जहाँ पे कोयला मिलता है, तो एक हो जाएगा आपका स्पेन और दूसरा हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसकी पूर्ति हमें बार बार नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उसे अनवीकरणीय कहते हैं, और जिसका हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो हमें बार बार अवेलेबल हो सकता है, तो उसको नवीकरणीय कहते हैं। जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया, ये सब नवीकरणीय स्रोत है, और जो चीज़ हमें अवेलेबल नहीं होंगे बार बार वो अनवीकरणीय हो जाएंगे। ठीक है, तथा इनके भंडार सीमित हैं, मतलब कि ये एक फिक्स अमाउंट में है। ठीक है, खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत धीमा है, इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, मतलब इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसका स्टॉक भी जो है वो लिमिटेड है, इसलिए हमें इसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, यानी कि इसको सेव करना चाहिए ताकि हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत ना हो, वो भी इसका यूज़ कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, लौह और अलोह खनिज में अंतर बताएं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लौह खनिज क्या है, तो इसमें लौह अंश की प्रधानता होती है, जैसे कि मैंगनीज हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे है अलोह खनिज, तो इसमें लौह अंश की प्रधानता नहीं होती है, जैसे कि सोना, चांदी, सीसा, ये सब में क्या होता है, लोहे की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा अलोह खनिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि तापीय विद्युत और जल विद्युत में अंतर यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए, तापीय विद्युत यह ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है और यह ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है जल विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि यह पृथ्वी के अंदर के ताप से उत्पन्न किया जाता है और जल विद्युत ये जल से उत्पन्न किया जाता है। तीसरा है कि इस प्रक्रिया में लोगों का विस्थापन नहीं होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में लोगों का विस्थापन होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, कारण बताएं। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पेट्रोलियम बहुत मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, काला इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम सब मेनली ब्लैक कलर्स के होते हैं और ये बहुत मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि जीवाश्म ईंधनों के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका कारण बताइए। ठीक है, तो देखिए जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो काफी विषैली होती है तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। इसलिए जीवाश्म ईंधनों के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है। सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। सो उदाहरण मतलब कि उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कि लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत ही परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ये दो प्रकार के होते हैं, ईंधन एवं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ये अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब इसकी बार बार पूर्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, इनके निर्माण की दर बहुत धीमी है, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, इसके भंडार सीमित है तथा ये काफी प्रदूषणकारी होते हैं। इनके उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम आदि। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए परंपरागत के। ठीक ना, अब हम लोग देखते हैं इसके विपरीत गैर परंपरागत ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका बार बार प्रयोग करने पर इसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। यह पर्यावरण के अनुकूल होता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस। ठीक है, तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा कि धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज का उल्लेख करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, धात्विक खनिज किसको कहते हैं, तो वैसा खनिज जिससे कि हमें धातु मतलब मिलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि लो अयस्क हो गया, मैंगनीज, बॉक्साइट, ये सब धात्विक खनिज हो गए। ठीक है, इसके विपरीत जिन खनिजों में धातु की नहीं पाई जाती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम आदि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें झारखंड के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया, तो देखिए झारखंड में भारत का 25% लो अयस्क संचित है। गोवा, नौमुंडी, जामदा, किरीबुरू प्रमुख लो अयस्क के खनन केंद्र हैं। झारखंड में गुमला, लातेहार तथा लोहरदगा बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी जिला है। झारखंड के मूसाबनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला एवं बहरागोड़ा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में मैंगनीज का खनन मुख्य रूप से गोवा, बड़ा जामदा एवं नोआमुंडी में होता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।